P-1. So hello everyone, welcome to the second session of waste management program. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं. I hope आप मुझे सब सुन पा रहे हो. So today we are going to discuss about waste generation and minimization. ठीक है. जैसा कि आपको फोटोज में दिख रहा होगा, ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है. आई थिंक मेरे हिसाब से कोई एल्यूमिनियम कंपनी है या कोई आयरन आयरन कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी है. सो इसमें आप देख पा रहे हो बहुत सारे मल्टीपल अपने बॉयलर्स हैं, जनरेटर्स हैं और चिमनीज वगैरह हैं. और यहाँ पे पावर, उनका खुद का पावर ग्रिड भी है राइट साइड में, अगर आप देख पा रहे हो तो. सो दिस इज इट. सो क्योंकि हमें पता है कि वेस्ट जनरेशन इज इनएविटेबल, कि वो कभी खत्म होगा ही नहीं. हमेशा हर जगह हम कुछ ना कुछ वेस्ट तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, राइट. बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हम वो वेस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं या कैसे मिनिमाइज करते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी minimize the waste that we are producing. Before that, we are going to some more aspect also. First, we will cover about identifying the sources of waste in industrial, commercial, and residential settings. Then on, we'll find out what are the strategies for minimizing the waste generation and promoting efficiencies. And at last, we are going to cover what are some of the sustainable practices that are happening, or some of the new initiative that government or individuals or organizations are coming with to reduce the waste at the source level. Okay, so let us start today's session first by identifying the source of waste. So हमेशा ध्यान रखिए, कुछ सेटिंग्स होती है. मोस्टली तीन सेटिंग्स होती हैं. एक आपकी इंडस्ट्रियल सेटिंग, एक आपकी कमर्शियल सेटिंग और एक आपकी रेजिडेंशियल सेटिंग. ठीक है. इन तीनों चीजों में ही अपना क्या बोलते हैं, ओके, या तो इन तीनों चीजों में ही हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. या तो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होगा, या कमर्शियली प्रोड्यूस होगा, या वो एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या जैसे कि हम लोग अपने घर पे रहते हैं वहां से आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स. सो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स क्या हो सकती हैं, मतलब जो भी वेस्ट या बाय प्रोडक्ट है जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोसेसिंग से, माइनिंग, रिफाइनिंग, या जो भी हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी इंडस्ट्रीज लाइक पेपर मिल, लाइक मेटल कंपनीज, लाइक ऑयल कंपनीज, या फिर आपकी जो अपना लेदर कंपनीज है जो आपके बैग बना रहे हैं, या टेक्सटाइल कंपनीज. तो इन सब से कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट आता है और कुछ वेस्ट जनरेट होता है, राइट. सो इनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेटिंग्स. क्या क्या जो जो मेजर सेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने वेस्ट को. सो फर्स्ट वन इज हैवी इंडस्ट्रीज. ओके, सो यहाँ पे हम मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं मटेरियल को, माइनिंग होती है या मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है. सो फॉर एग्जांपल इंडिया में, फॉर एग्जांपल आप देखिए जो धनबाद का एरिया है, दैट इज फेमस फॉर माइनिंग, राइट. धनबाद या फिर अपना उड़ीसा या छत्तीसगढ़, वो जो बेल्ट है वो पूरी माइनिंग के लिए फेमस है, राइट. तो वहाँ पे बहुत सारा डस्ट वगैरह आता है. आप देखते हैं कि अभी भी वहाँ पे धनबाद में जो उनकी माइनिंग है, माइन वाला एरिया है, वहाँ अभी भी नीचे से हीट वगैरह निकलती रहती है. और प्लस वहाँ पे डस्ट डस्ट पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है जब माइनिंग एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती हैं किसी भी जगह में. अदर इज मटेरियल एंड गुड इंडस्ट्रीज. इसमें आपका एफएमसीजी कंपनीज आ गई, जैसे ब्रिटानिया, पार्ले जी. सो जो एफएमसीजी कंपनीज है, कोको कोला. सो ये सारी कंपनीज एफएमसीजी कंपनीज हैं. या फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्ट होती हैं, बहुत सारा मटेरियल, सीमेंट, पत्थर, रेता, बजरी, वो सब यूज होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गई. और सिमिलरली जब डिमोलिशन होती है बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, आपने देखी होंगी वीडियोस यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा अपना वेस्ट प्रोड्यूस होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री भी मटेरियल एंड गुड इंडस्ट्रीज में ही आता है. उसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इसमें हम केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्लांट्स को हम कवर करेंगे. तो जो भी केमिकल प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत सारे केमिकल यूज करती हैं, बहुत सारे एसिड्स और बेसिस यूज करती हैं अपने केमिकल्स बनाने के लिए. तो कुछ उसका कॉन्स्टिट्यूएंट वेस्ट भी निकलता है, कुछ वेस्ट या बाय प्रोडक्ट निकलता है जो हम डायरेक्टली जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. और लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज. अभी देखिए आप और मैं अगर यहाँ पे करेक्ट कर पा रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड दिस लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी. तो कभी ना कभी ये आइटम भी, फॉर एग्जांपल माउस है, तो ये कभी ना कभी वेस्ट बन जाएगा जब ये काम नहीं करेगा. तो सो ये सारा वेस्ट एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री से आता है. सो जो भी अपना ई वेस्ट है, हम इसको ई वेस्ट बोलते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं. ओके, सो ये हमारे थे इंडस्ट्रियल सेटिंग के वेस्ट.
उसके बाद अगर हम देखें कि ग्लोबली कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रही है, तो इसमें देखा जाता है 2014 का डेटा है और अभी भी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो 2014 के डेटा में हम देखते हैं कि 34.7% जो कि वेस्ट है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। उसमें देखा जाए उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं वो है माइनिंग और क्वेरिंग। ये 28.2% वेस्ट जनरेट करती हैं टोटल ग्लोबल वेस्ट का। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है, फिर एनर्जी है, फिर वेस्ट वाटर है। उसके अलावा हाउस होल्ड वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 8.3%। तो देखा जाए तो अगर हम देखिए माइनिंग एंड क्वेरिंग भी एक इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन भी एक इंडस्ट्री है, राइट? तो ऑलमोस्ट देखा जाए 66%, अराउंड टू थर्ड ऑफ द वेस्ट जो है ना वो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन इंडस्ट्री जनरेट द मोस्ट वेस्ट ग्लोबली इंक्लूडिंग कंक्रीट, वुड, metal, brick, asphalt. So it often accounts for 30 to 40% of the total global waste. So this is followed by mining, manufacturing processes, scrap or industrial sludges. अब नेक्स्ट आता है कमर्शियल वेस्ट। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो इनटू कमर्शियल सेटिंग्स। तो ये क्या होगा? तो जो भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, राइट, डेली ऑपरेशन बिजनेसेस से, इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल, पेपर एंड फूड वेस्ट। सपोज आप एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, आप गूगल या अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं, यू आर इन बेंगलुरु। सो आप देखते हैं कि यू ऑल्सो आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पैकेज्ड आइटम्स। लंच में आप पैकेज्ड आइटम कंज्यूम कर रहे हो, या फिर भी जो डेली ऑपरेशन में कुछ ना कुछ पेपर यूज होते हैं, या फिर जो फूड वेस्ट जनरेट होता है वहां पे। तो इस चीज को हम बोलेंगे कमर्शियल सेटिंग्स। तो ये इसमें और रेजिडेंशियल में यही अंतर है कि जो ये कमर्शियल सेटिंग्स वाले वेस्ट हैं, ये कमर्शियल कंपनीज फॉर एग्जांपल बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं। और जो रेजिडेंशियल वेस्ट है वो हम एज एन इंडिविजुअल करते हैं अपने घर पे, राइट? तो इसके मेन सोर्स क्या क्या है? रिटेल एंड होलसेल, पैकेजिंग वेस्ट लाइक कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड सर्विसेज लाइक फूड वेस्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक कप्स और प्लेट। फिर ऑफिस में जो वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंगल यूज आइटम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब कमर्शियल वेस्ट के अंदर आएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इंडस्ट्री डू यू थिंक प्रोड्यूसेस द मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबली? तो अगर देखा जाए तो ग्लोबली दिस डेटा इज फ्रॉम 2018. This data was taken from UNEP, United Nations Environmental Protection. So इसमें देखा गया है कि around 36% of the waste is generated by packaging companies. So it was the largest industrial sector, which contributed around one third of the waste, plastic waste generated all around the world. Next was building and construction, then it was consumer and institutional products, then textile, then electronic, etc. So अपना जो ये packaging industries है, they contribute the most फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। ओके, यहाँ पे एक डेटा भी दिया गया है आपको कि द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस मोर देन 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी सिंगल ईयर। और जिसका ट्रेंड है ना, ये सालों साल बढ़ता ही चले जा रहा है। ऑल्दो बिकॉज हमें पता है कि प्लास्टिक इज वे चीपर। अभी ऐसा नहीं है कि उसको ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बट द थिंग इज द sanctions or the rules and guidelines are not that strict. The norms are not that strict for countries and companies, so they are still using the cheaper way of cheaper material to package their items like plastic, and especially single use plastics. So बहुत ज्यादा उनको इवन उनको डिग्रेड करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, और उनको उनको रिसाइकिल करना भी काफी डिफिकल्ट होता है सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। सो इसके लिए अभी भी हम लोग प्लास्टिक्स इतना यूज कर रहे हैं। देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, बट थोड़े से वो लगभग उसके फोर टाइम्स कॉस्टली हैं। तो अभी अभी भी साइंटिफिक इनोवेशंस की जरूरत है ताकि हम वो चीज को थोड़ा और सस्ता करें, और इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इसको और हल्का स्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, अगला आता है रेजिडेंशियल सेटिंग्स। सो जो भी रेजिडेंशियल सेटिंग्स में हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, so these are mostly non-hazardous solid waste. तो ये हो सकता है फूड, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, लेदर। उसके अलावा जो यार्ड वेस्ट होते हैं लाइक ग्रास क्लिपिंग्स, लीव्स, एशेस, आपके गार्डन में, आपके फॉरेस्ट में। देन स्पेशल वेस्ट सच एज बल्की आइटम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, ऑयल, टायर्स। ये सब थोड़े से हैजार्डस वेस्ट भी हो सकते हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इतने लार्ज क्वांटिटी में हम हैजार्डस वेस्ट रेजिडेंशियल सेटिंग्स में प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि विच कंट्री डू यू थिंक इज द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ वेस्ट पर कैपिटा वर्ल्ड वाइड?
गेस करो आप, क्या कौन सी कंट्री होगी जो सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है? ठीक है, गेस। इज इट यूएसए, इज इट चाइना, इज इट ब्राजील, इज इट इंडिया, और कोई और कंट्री, और इज इट सम कंट्री इन यूरोप? तो अगर मैं आपको बताऊं कौन सी कंट्री है, तो ऑफ कोर्स योर गेस इज राइट। यूएसए ही वो नेशन है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वेस्ट जनरेशन को। और अभी हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल सेटिंग्स की, मतलब कि घर, मतलब घर में यूएसए के जो घर है वो सबसे ज्यादा वेस्ट कंट्रीब्यूट जनरेट करते हैं। कंपेयर टू इंडिया, वहाँ का जो वेस्ट जनरेशन है वो ऑलमोस्ट क्वाड्रपल्ड है, लगभग 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे रोज 1-2 किलो फूड वेस्ट जनरेट करते हैं अपने घर पे, तो वहां पे वो लेवल 7-8 किलो का हो जाता है। राइट। ओके, तो अभी आप इससे देख सकते हो शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड म्युनिसिपल वेस्ट फॉर G20 कंट्रीज। तो अभी हम G20 कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये ग्लोबल पॉपुलेशन है, जिससे चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, राइट। एंड दिस इज द वेस्ट दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग। सो पॉपुलेशन के हिसाब से वी आर कंट्रीब्यूटिंग 12% ऑफ द ग्लोबल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बट देखो यहाँ पे यूएसए का एग्जाम्पल, यूएसए लगभग 4% ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, बट इट इज जनरेटिंग अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल म्युनिसिपल वेस्ट। राइट। तो हम अपने पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ के हिसाब से हम लोग लगभग 100 करोड़ किलो भी वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं। हम लगभग एक पर पर्सन देखा जाए तो 700-800 ग्राम हम वेस्ट जनरेट करते हैं। बट यूएसए में केस अलग है। वहां पे अगर अगर 1 करोड़ लोग हैं, तो वो लोग लगभग 3 करोड़ किलो खाना वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट दैट G20 कंट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग। आप देख सकते हो कि इसमें जो यूएसए है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट as per the ratio between the global population, its population and the waste it is generating। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी देखिए, यूएसए रैंक 12 इज with each citizen producing an average of 808 kg of waste per year। This is almost a ton। However, it recycles a lot more and landfill less than most countries। सबसे अच्छी बात यूएसए की है ना कि वो रिसाइकिल करते हैं अपने म्युनिसिपल वेस्ट को। ठीक है। इनफैक्ट ओनली आइसलैंड एंड जर्मनी हैड अ हायर स्कोर फॉर रिसाइकलिंग पर कैपिटा। ऑलराइट। तो आप क्या क्या इंडस्ट्री, क्या क्या तरीके हैं हमें वेस्ट मिनिमाइजेशन करने के? सो वन इज ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। या तो हम अपने लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे को इंडल्ज करें अपने प्रोसेसेस में। अगर आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आई गेस आपको पता होगा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग छोटे मोटे इंप्रूवमेंट करते हैं, और हम स्पेशली प्रोसेस की आउटपुट को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज, कुछ भी माइनर चेंजेस जो हमें लगता है प्रोसेस में करना चाहिए, जिससे हमारा टोटल आउटपुट हमारा अच्छा आ रहा है, एट द सेम टाइम वी आर प्रोड्यूसिंग द लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। हमारा ये इसमें एजेंडा रहता है कि हम लोग, अगर हम 100 kg हम हमारा रॉ मटेरियल है, तो वी वांट टू प्रोड्यूस द मोस्ट अमाउंट ऑफ द आउटपुट और द प्रोडक्ट दैट वी वांट टू। सो इसके बहुत तरीके होते हैं, इस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अदर मेथड्स आर ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन कंडक्टिंग रेगुलर वेस्ट ऑडिट। दूसरा है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, या तो हम इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम देख रहे हैं इंडिया में ही खुद ही, मतलब 3-4 साल पहले हम देखते थे जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होते थे या हम शादी में जाते थे, तो अक्सर हमें जो प्लास्टिक का ग्लास दिया जाता था ना, प्लास्टिक का, ये तो ग्लास है, ये तो ग्लास का ग्लास है। बट हमें अक्सर प्लास्टिक गिलास दिया जाता था ना। तो वहां पे क्या होता था, मतलब हम लोग पीते थे, उसको फेंक देते थे बस। फिर उसका जो रिसाइकलिंग वगैरह होती है वो काफी टफ होती है। बट आजकल क्या, पेपर कप्स दिए जा रहे हैं, इवन शादियों में भी। इवन आप बाहर चले जाओ कभी गन्ने का जूस पीने के लिए, सो इको फ्रेंडली हमें मटेरियल यूज करना है, और एक सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस यूज करनी है, ताकि हम मटेरियल को रिसाइकिल कर पाए। लाइक यूएसए, यूएसए देखिए आप, इतना वेस्ट जनरेशन कर रहा है, बट वो लैंडफिल बहुत कम करता है। अगर कंपेयर करो इंडिया से, इंडिया में लैंडफिल काफी ज्यादा होता है, चाइना में लैंडफिल काफी ज्यादा होता है, कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए। देन वी आर, नेक्स्ट थिंग इज ग्रीन पैकेजिंग। तो ग्रीन पैकेजिंग सॉल्यूशंस क्या होंगे? जैसे हम कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेजोन को देखिए, अमेजोन का जब भी आपका प्रोडक्ट आता है, सो इट्स प्लास्टिक फ्री। कभी कभार, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नहीं तो वो प्लास्टिक में भी डालते हैं, बट दे आर ट्रांजिशनिंग टू इट। और भी छोटी मोटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो कि अपना प्रोडक्ट हमेशा एक ग्रीन पैकेजिंग से ही करते हैं। मतलब कुछ भी प्लास्टिक से नहीं होता है।
नेक्स्ट मेथड इज हम लोग एम्प्लॉय और सप्लायर एंगेजमेंट बनाए। हम लोग ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशन क्रिएट करें अपने एम्प्लॉयज के साथ, आसपास की कम्युनिटीज के साथ, लोगों के साथ। फिर सप्लायर को हम एंगेज करें कि आप लोग जो हमें प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, व्हाई डोंट यू सेल इट विथ अ गुड पैकेजिंग, विथ अ ग्रीन पैकेजिंग, सो दैट हमारा जो वेस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर पाए अपने एंड पे। एंड नेक्स्ट इज इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। या तो आप वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप वेस्ट को एनर्जी में रिकवर कर लो, या फिर आप वेस्ट एग्रीगेशन करो साइट पे। सो अगर हम जितने जल्दी हम जब हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वक्त पे हम अगर हम वेस्ट एग्रीगेशन कर देना तो काफी आसान हो जाता है। और अगर हमारे पास खुद का एक ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब रिसाइकलिंग के लिए और इसके लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट के, तो काफी बेहतर हो जाता है। उससे आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है कोई सी भी कंपनी का, वो काफी कम हो जाता है। Right. So here's the quiz कि what percentage of waste can be reduced by adopting lean manufacturing? So the answer is 30 to 40%. तो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? वो फोकस करती है वेस्ट मिनिमाइजेशन पे अक्रॉस प्रोसेसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ये प्रोसेस को फर्दर डिवाइड करती है। हर एक प्रोसेस में ये लोग क्या करना चाहते हैं, हम आउटपुट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, और इससे क्या होगा, हमारा वेस्ट जो होगा मिनिमाइज होगा। सो इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मटेरियल एंड एनर्जी यूज। एक एग्जांपल है टोयोटा का। तो टोयोटा एक जापानीज कंपनी है, राइट? जापानीज कंपनी है, I think। हाँ, जापानीज कंपनी है। तो जो टोयोटा है वो एक लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड को फॉलो करता है। उससे हो क्या रहा है, दे आर मिनिमाइजिंग वेस्ट, दे आर मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। और ये उसमें क्या क्या प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, काइजन। काइजन मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऑल्दो वो छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं, बट दे आर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेसेस एंड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जैसा कि हम लोगों के अंदर माइंड में आता है ना, जब भी हम जापान के बारे में सोचते हैं कि एवरीथिंग इज ऑन टाइम एंड ऑल, तो टाइम का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है टाइम को लेकर। तो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा भी डिले नहीं होता प्रोसेसेस में। सो दैट इज वन ऑफ द aspect of lean manufacturing. Apart from that, next is Kaizen, which is continuous improvement, although small, but it leads to a major change in the processes. उसके अलावा Toyota significantly reduced material waste and inventory cost. For instance, they cut down production waste by 25% in some facility. So it's a huge number. Around one fourth of the production waste आपने cut down कर लिया. It's a huge achievement for a company, right? उससे हो क्या रहा है? They are also saving millions of dollars annually और उनकी efficiency increase हो रही है। देन ऑफ कोर्स दे आर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अगर एक और चीज से रिलेटेड है, इंटरनेशनल बॉडीज जो सारी हमारी यूएनईपी बनी हुई है या हमारी यूएनएफसीसी बनी हुई है, सो ये लोग क्या करते हैं, इनका एक एजेंडा है लाइक कार्बन टैक्सिंग। सो कार्बन टैक्सिंग मैं आपको समझाऊं सिंपल तरीके से। सो कार्बन टैक्सिंग, कुछ हमें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं हर एक कंट्री को या हर एक कंपनीज को। तो उसको उसको एक बार दिया जाता है कि इसके ऊपर आप ना वेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। अगर कोई कंपनी मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर वेस्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसके ऊपर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है उसको एक फाइनेंशियल उसका एक उसको उसका फी पे करना पड़ेगा। या तो उसका कंट्री को पे करेगी जो कम प्रोड्यूस कर रही है, या फिर वो डायरेक्टली मतलब ऐसा ही होता है, या तो वो गवर्नमेंट को पे करे या फिर किसी ऐसी कंट्री को दे दे, या ऐसी कंट्री से कार्बन क्रेडिट क्रेडिट खरीद ले जहाँ उसे लगता है कि वो, अरे मैं कैसे बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो कंट्रीज है, एक कंट्री अफ्रीकन कंट्री है और एक कंट्री हमारी इंडिया है, राइट? इंडिया में हम जानते हैं कि प्रोडक्शन अभी बहुत जल्दी बढ़ रहा है, पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से हम लोग प्रोडक्शन हमारा हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स काफी जल्दी बढ़ रही है। बट अभी भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्शन उस लेवल से नहीं हो रहा जितने रैपिड ग्रोथ इंडिया में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इन लोगों को बाहर दिया गया कि आप 1 मिलियन टन वेस्ट, 1 मिलियन काफी ज्यादा बोल रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये लोग 500,000 kg वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक प्लांट में। और यहाँ पे एक कंपनी है जो 1 मिलियन को उसको बाहर दे रखा है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, 1.2 मिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसने प्रोड्यूस किया लगभग 300,000। तो उसका 0.2 का कार्बन क्रेडिट अभी बचा हुआ है। तो ये जो कंपनी है इंडिया वाली क्या करेगी, उससे वो दो 200,000 kgs का जो अपना वो है कार्बन क्रेडिट है उसको खरीद लेगी। तो इससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जो कंपनीज बेनिफिट हो रही हैं, और उस पैसे को ये छोटी कंपनी दूसरी वाली जिसने कम वेस्ट प्रोड्यूस किया, वो अपने सस्टेनेबल तरीके से उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए वहां पे खर्च कर सकती है, राइट? इसका एक और तरीका है कि जो टोयोटा है इसकी वजह से इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हुए, एनर्जी यूसेज काफी कम हुआ। सो दिस स्ट्रेटजी नॉट ओनली enhanced Toyota's profitability but also established its reputation as an environmentally conscious company. ओके, अभी हम दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं कि कमर्शियल स्ट्रेटजीज क्या क्या है।
तो कमर्शियल स्ट्रेटजीज में देखिए, इट इज बेनिफिशियल टू रिड्यूस वेस्ट नॉट जस्ट एज एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो टू इनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड टू सेव कॉस्ट। तो सपोज आप एक आईटी कंपनी में काम करते हो, राइट? और आप देख रहे होंगे कि अगर आप एक मतलब एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, कुछ 5-10 साल से काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इवन नाउअडेज कमर्शियल कंपनीज आल्सो, देयर इज बिग ऑफिसेस आल्सो, दे आर ट्राइंग टू cut down their cost on these waste. They are cutting down their cost, and they are also looking in the from the aspect of the sustainability also, क्योंकि आजकल सारी कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है कि आर यू सस्टेनेबल कंपनी। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है लाइक डो जॉन्स जो रेटिंग देता है किसी कंपनी को ऑन द बेस्ड ऑफ की हाउ सस्टेनेबल दे आर। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट ऑडिट हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रिव्यू कर सकते हैं हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं। क्या हमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने ऑफिस में? क्या हम प्लास्टिक कप्स से अपना पेपर कप्स में ट्रांजिट हो सकते हैं क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो रूल्स वगैरह हैं, वो जो आपके मेथड्स हैं, हमें उनको चेंज करना होगा, राइट? Then next is recycling and reuse practice. Establish systems to repair paper, plastics and other materials. Then reusable options. तो कभी भी हम कोई भी सामान खरीदे तो वो सिंगल यूज आइटम नहीं होना चाहिए, उसके बदले हम कुछ रियूजेबल आइटम्स यूज कर सकते हैं। Of course, next thing is packaging and procurement. We need to minimize the packaging and have a sustainable option, ठीक है, to promote the sustainability. Next is food management. तो अभी मैं अपने ऑफिस की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता था कि आप पहले से बुकिंग करनी होती थी, तो आप अब पहले से बुकिंग करो, उतना खाना ही आता था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कभी कभी किसका बाहर खाने का मन है, ऑफिस का खाना फिर क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो पहले ये आपको एडवांस बुकिंग आप कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपका फूड वेस्ट जो होगा वो कम जनरेट होगा। या फिर आप उसको जो फूड वेस्ट हो भी रहा है उसको आप डोनेट कर दो आसपास की कम्युनिटीज को, या कंपोस्ट कर दो, उससे आप फर्टिलाइजर बना सकते हो आसपास के अपने गार्डन्स के लिए, अपने अपने खेतों के लिए। और इन्वेंटरी कंट्रोल करनी पड़ेगी, इसके लिए तो ये मेथड है कि आप एडवांस बुकिंग करिए, देखिए कि कितना फूड कंजप्शन हो रहा है ऑन डेली बेसिस, उसके हिसाब से ही आप अपना फूड प्रिपेयर करिए, है ना? ज्यादा फूड प्रिपेयर नहीं करना। And next is, of course, education, the training, the engagement to the staff to reduce the waste production. इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है पेटागोनिया। तो अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, पेटागोनिया, नॉर्थ फेस, देन बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सब ट्रैकिंग गियर्स वगैरह बनाती है। तो पेटागोनिया जो है ये आउटडोर क्लोथिंग और गियर रिटेलर कंपनी है, जो सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है हाइकिंग, क्लाइंबिंग और स्कीइंग के लिए। पेटागोनिया ने क्या किया, एक वॉर्न वेयर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें इसने क्या किया, अपने कस्टमर्स को बोला कि आप ना यूज गियर पे आप पैसा यूज गियर खरीदिए, कम रेट पे खरीदिए, या फिर रिसाइकल्ड आइटम या रिपेयर्ड आइटम खरीदिए, हम आपको कम रेट पे देंगे और ये काफी अच्छी क्वालिटी के रहेंगे। तो इसका जो इनिशिएटिव था कि वॉर्न गियर प्रोग्राम, इसकी वजह से क्या हुआ, ओवर 100,000 pounds of clothing diverted from landfill to recycling material into new product। अब सोचिए, आप कुछ कपड़ा यूज कर रहे हैं, आजकल कपड़े हम कितने महीने पहनते हैं, आप कितने महीने पहनते हो? मतलब 6 महीने, 1 साल, उससे ऊपर लोग कपड़ा नहीं पहनते, फिर वो वेस्ट हो जाता है, राइट? तो वो उसका फिर क्या होता है, वो किसी लैंडफिल में डंप हो जाएगा। क्योंकि अभी इंडिया में ना रिसाइकलिंग यूनिट्स इतनी ज्यादा है नहीं, देखा जाए तो लाइक यूएसए एंड ऑल। हम उतना भी अभी रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम लैंडफिल या डंपिंग ही डिपेंडेंट है। बट वो तो एक सही तरीका नहीं है, राइट? तो पेटागोनिया ने ये अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि आप वॉन वेयर प्रोग्राम, जहाँ पे आप रिसाइकल्ड और रिपेयर्ड आइटम को खरीद सकते हो। उसके अलावा इससे क्या हुआ, इसका जो रॉ मटेरियल यूजेस है वो काफी कम हुआ, इसके एनवायरमेंटल फुटप्रिंट इंक्रीज कम हुआ, रेटिंग कम हुई। और एनवायरमेंट जो रेटिंग होती है वो बड़ी कंपनी की, इसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट काफी कम हुआ। इससे क्या हुआ, और बिजनेस को टोटली बेनिफिट हुआ, राइट? उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बेनिफिट हुआ, ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ी, और एक इको कॉन्शियसनेस कंज्यूमरिज्म है। तो जैसा कि हम कल आपसे बात कर रहे थे, मिनिमलिस्टिक अप्रोच, कि देखा जाए तो हमें तो कपड़े कम ही खरीदने चाहिए, इतने कपड़ों की जरूरत है भी नहीं इंसान को, कितने कपड़े पहनेगा? मैं तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 साल से एक ही टी शर्ट पहन रहा हूँ, मतलब रोज ही नहीं पहनता, कभी कभार। तो मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा भी है जो अभी तक चल रहा है, 4-5 साल हो गए हैं, ऐसे कपड़े भी मेरे पास अभी हैं। तो हमें कपड़ों पे कम से कम खर्चा करना चाहिए। और हमें लगता है कि यार ठीक है, मुझे अभी कपड़ा नहीं पहनना है, तो बेटर आप उसको कहीं वेस्ट में डाल दो, आप किसको डोनेट कर दो, वो अच्छे अच्छे मेथड्स होते हैं, राइट? सो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव जो पेटागोनिया कर रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए
एक कॉफी शॉप का, फॉर एग्जाम्पल अ कॉफी शॉप जनरेट्स अ लॉट ऑफ पेपर कप्स, ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड लेफ्ट ओवर कॉफी ग्राउंड्स. नाउ दे वांट टू रिड्यूस देयर वेस्ट विदाउट compromising कस्टमर एक्सपीरियंसेस. तो उसके लिए क्या करना है? ठीक है, दिस इज द थिंग दैट दे वांट टू अचीव. दे वांट टू रिड्यूस देयर वेस्ट विदाउट compromising कस्टमर एक्सपीरियंस. So how can the coffee shop innovate to reduce these specific types of waste while keeping customer satisfied? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो किसी भी बिजनेस के लिए टॉप प्रायोरिटी होती है, राइट? तो क्या क्या ऑप्शन उसके पास है? पहला ऑप्शन, क्या उन्हें स्विच करना चाहिए कंपोजेबल कप्स में और एक रीयूजेबल कप डिस्काउंट देना चाहिए? Then, shall they keep using plastic straws and send all waste to landfill? तीसरा ऑप्शन है कि recycle coffee grounds into soil for community gardens. And fourth option is distribute single-use straws with every order to increase convenience. तो क्या करना चाहिए बताइए? A, B, C, D. सोचिए. पहला, switching to compostable cups and offer reusable cup discounts. Second is keep using plastic straws and send all waste to landfill. Third is recycle coffee grounds into soil for community gardens. And D is distribute single-use straws with every order to increase convenience. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डी तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है. सिंगल यूज स्ट्रॉस हमें नहीं देना चाहिए. ऑल्दो कन्वीनियंट है काफी, बट हमें नहीं देना चाहिए बिकॉज यू नो we want to reduce the waste, and single use plastics or straws are just a waste, right? नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग कॉफी ग्राउंड्स इनटू सॉइल फॉर कम्युनिटी गार्डन्स. ऑफ कोर्स हम ये चीज कर सकते हैं. तो जब भी आप कॉफी मशीन में देखते हो, जब हम कॉफी को कॉफी को ग्राउंड करते हैं, तो जो जो लेफ्ट ओवर होता है कॉफी का, उसको हम गार्डन में कंपोस्ट कर सकते हैं और उससे हमारा फर्टिलाइजर बन सकता है, राइट? तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है. सी हम सी वी कैन टेक. व्हाट अबाउट बी? Keep using plastic straws and send all waste to landfill. No, it is not a good option. It is not a sustainable option. ए, switch to compostable cups and offer reusable cup discounts. तो ये भी हम कर सकते हैं, राइट? हम compostable cups को स्विच कर सकते हैं और कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं कि अगर आप उसको रीयूज करोगे तो आप कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा अपने प्रोडक्ट पे या कॉफीज पे. तो मुझे लग रहा है कि ए और जो सी है वो बेहतर ऑप्शन है. अगला क्वेश्चन जो है, सिनेरियो टू, दैट इज अबाउट अ फैशन रिटेलर. हियर द सिचुएशन इज कि the retailer frequently discards unsold clothing, especially during seasonal transition. They want to minimize textile waste. अच्छा, होता क्या है कंपनीज के लिए, स्पेशली फैशन रिटेलर्स के लिए, उनके कुछ सीजनल ट्रेंड्स आते हैं कि यार दिवाली आ गई, होली आ गई. तो हमें पता है कि उस टाइम पे ना कपड़े बहुत ज्यादा बिकते हैं. बट जो बाकी सीजन्स होते हैं, उस वक्त पे उनकी कपड़ों की सेल उतनी ज्यादा होती नहीं है. तो अभी हो क्या रहा है, जो रिटेलर है वो डिस्कार्ड कर रहा है अनसोल्ड क्लोथिंग्स को. ठीक है. अब बट वो चाहते हैं कि जो अपना टेक्सटाइल वेस्ट है उसको रिड्यूस करें. तो क्या करना चाहिए? तो ऑप्शंस है: डोनेट अनसोल्ड आइटम टू चैरिटी, स्टार्ट अ cloth repair and resale program, burn leftover clothing to create energy, create limited edition end of sales to clear inventory. तो आई थिंक मुझे लगता है, देखिए सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, हमें जलाना नहीं चाहिए क्लोथ्स को. हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अनसोल्ड आइटम्स को चैरिटी के पास. वो एक ऑप्शन हो सकता है, काफी अच्छा ऑप्शन है. फिर स्टार्ट अ क्लोथिंग रिपेयर एंड रीसेल प्रोग्राम. ये मैं कहूंगा ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा कंपनी के लिए. उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर दिस एंड ऑफ द सीजन सेल्स टू क्लियर इन्वेंटरी. आई रिमेम्बर बिग बाजार में एक बार सेल हुई थी, तो दे कम अप विथ दिस टी शर्ट, व्हाइट प्लेन टी शर्ट होती है, उस टाइम पे उनकी डील आई. और बहुत सारे नंबर से वो लोग लाए हुए थे. मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, किशोर बियानी की, तो उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि उन्होंने ये ऑफर लॉन्च किया नवरात्रि के टाइम पे. और हुआ क्या कि उनकी टी शर्ट्स इतनी ज्यादा बिकी नहीं, तो काफी ज्यादा उनका जो अभी स्टॉक था, वो इन्वेंटरी थी, वो भरी हुई थी अभी भी. अब उनको बेचना था क्योंकि यार वो चाहते थे कि कुछ प्रॉफिट जनरेट करें. बट वो ये समझ गए थे कि जितने रेट में बेच रहे हैं और लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो प्राइस को पूरा हाफ कर दिया. तो जो 100 रुपए की टी शर्ट बेच रहे थे, अब उन्होंने 50 की बेची. और आने वाले एक हफ्ते में जो भी बचा हुआ था अनसोल्ड आइटम थे, वो सब के सब बिक गए. ऑल्दो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन जीरो रहा. बट सारा का सारा जो अनसोल्ड आइटम था वो बेच ही गया. तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये हम कर सकते हैं. कुछ एंड ऑफ द सीजन सेल लॉन्च कर सकते हैं, या फिर हम डोनेट कर सकते हैं चैरिटीज को. ठीक है. अगला जो सिनेरियो है वो है एक टेक कंपनी का. So a tech company produces a high volume of e-waste from outdated products and returns. Now they aim to reduce their environmental impact. So the question is, what should the company do to manage its e-waste better? आपके पास चार ऑप्शन है, देखिए. Partner with certified e-waste recycler. B is encouraging customer to dispose of their products in landfill bins.
C is repair and refurbish, return products for resale, and D is increase production to offset the environmental impact of waste. क्या करना चाहिए? तो आई थिंक ऑफ कोर्स वी कैन पार्टनर विद अ सर्टिफाइड ई-वेस्ट रिसाइक्लर। हम उनको अपना सारा कहते हैं ई-वेस्ट दे दें ताकि वो खुद से रिसाइकिल कर पाएँ। फिर हम उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सेकंड इज़ एनकरेज कस्टमर टू डिस्पोज़ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन लैंडफिल बिन्स। तो ये तो एक सही तरीका नहीं है, लैंडफिल बिन्स में हमको कभी भी ई-वेस्ट वगैरह डिस्पोज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि पहली बात तो वो उसमें हैज़ार्डस केमिकल्स भी होते हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं जो कि सुपर हैज़ार्डस है हमारे सॉइल के लिए, ह्यूमन के लिए। अ, तीसरा ऑप्शन जो है रिपेयर एंड रिफर्बिश रिटर्न प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, राइट? अभी देखिए कुछ-कुछ नए-नए स्टार्टअप्स हैं, आई गेस शॉपिफाई या फिर नहीं, शॉपिफ़ाई नहीं, कैशटिफ़ाई कैशटिफ़ाई आई थिंक एक नया स्टार्टअप है जो ये काम कर रहे हैं, रिफर्बिश्ड या रिपेयर्ड प्रोडक्ट को वो लोग बेचते हैं सस्ते रेट पे। तो ऐसे ऐसे कुछ तरीके हम अपना सकते हैं, एक टेक कंपनी अपना सकती है। बेटर कि हम चीज़ों को रिपेयर करें, रिसाइकिल करें, उसको फर्दर हम रीयूज़ करें, वो एक अच्छा मेथड है। देन लास्ट ऑप्शन इज़ इंक्रीज़ प्रोडक्शन टू ऑफसेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट। तो ये तो सही नहीं है, हमें प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ करना है? और इससे तो मेरे ख्याल से हमारा वेस्ट जनरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। सो देयर आर 2 थिंग्स दैट वी कैन डू, पार्टनर विद अ सर्टिफाइड ई-वेस्ट रिसाइक्लर और वी कैन रिपेयर एंड रिफर्बिश रिटर्न प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल। ओके? या उसके बाद अभी लास्ट टॉपिक है कि हम कैसे मिनिमाइज करें वेस्ट जनरेशन को। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल सेटिंग्स स्ट्रेटजीज की, तो हम क्या कर सकते हैं? वी नीड टू स्टॉप रिलाइंग ऑन सिंगल यूज आइटम्स। लाइक रेजिडेंशियल स्ट्रेटजीज मीन्स एज अ पर्सन इन इंडिविजुअल होम्स, we used to we used to use less amount of water for daily consumptions, ओके? उसके अलावा हम शावर से हम नहा सकते हैं या फिर हमारे जो टैप्स हैं उसमें हम ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हम पानी वेस्ट ना करें। इवन हम जब जब ब्रश भी कर रहे हैं तो पानी को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, या फिर हम ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जिससे हम जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करें और उसको फर्दर यूज़ करें, तो बार-बार हमें ग्राउंड वाटर की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर अगला है फूड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस फूड वेस्ट, प्लान एंड कंपोस्ट। तो जैसे मेरी मेरी माताजी खुद ये चीज़ करती हैं, हम जो भी आप अपना फल का छिक्कल होता है या फिर सब्जियों का छिक्कल होता है, हम उसको कंपोस्ट करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं 2-3 फीट का गहरा, फिर उसमें सारा आइटम डाल देते हैं, फिर उसको वो कंपोस्ट हो जाता है 2-3 हफ्तों में, ठीक है? तो मतलब उसको हम फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबली, या तो हम उसको रिसाइकिल कर लें या डोनेट कर लें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। तो बिल्कुल ये तो सही तरीका नहीं है कि हम ई वेस्ट को हम लैंडफिल पे डंप करें, ये सबसे सबसे गलत और सबसे बेकार तरीका है। सबसे सही तरीका क्या है कि आप इसको एक सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर को आप डोनेट कर दो, या फिर उसको आप दे दो, या फिर इसको आप डोनेट कर दो अपने आस पड़ोसी को। आपको लगता है कि यार ठीक है, मेरा फोन पुराना हो गया एंड्रॉइड फोन, अब मुझे नया आईफ़ोन खरीदना है, तो आप एंड्रॉइड फ़ोन किसी को गिफ्ट कर दो। हो सकता है किसी को ज़रूरत पड़ रही है उससे, है ना? कोई इसको यूज़ कर सकता है। उसके अलावा फैशन में, राइट, वी कैन पार्टिसिपेट इन सेकंड हैंड इकोनॉमी, लाइक थ्रिफ्ट स्टोर या फिर यूज्ड आइटम्स वगैरह। पैटागोनिया का जो केस था, हम ऐसे कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं जो कि सेकंड हैंड आइटम्स वगैरह बेच रहे हैं, या फिर थ्रिफ्ट स्टोर में जा सकते हैं। वहाँ पे मतलब ये सेकंड हैंड माल आता है, मतलब वो लोग सेकंड हैंड फैशन प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग्स वगैरह बेचते हैं, तो हम उसको अपना सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जितना हो सके उतना कपड़ा कम ही खरीदो, ठीक है? दूसरा, हम रीयूज, रिपर्पस एंड रिस्पांसिबल डिस्पोजल अपना सकते हैं। वी कैन गो पेपरलेस। आजकल डिजिटल अल्टरनेटिव्स हैं। देन वी कैन फाइंड अ न्यू होम फॉर ओल्ड फर्नीचर। हम जो भी हमारे ओल्ड फर्नीचर है उसको डोनेट कर दें ताकि उससे हमारा वेस्ट रिडक्शन हो और उसकी प्रोडक्ट लाइफ बड़ी रहे, राइट? द जैसे ओएलएक्स वगैरह पे आप ओएलएक्स काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा था, तो मेरे पास कुछ आइटम्स थे, तो मैंने इसको ओएलएक्स पे डाल दिया और किसी जूनियर को ज़रूरत थी, तो उसने मुझसे खरीद लिया, राइट? सो वो वेस्ट नहीं हुआ, वो किसी ने यूज़ ही कर लिया। आई मीन ये चीज़ हम करते आ रहे हैं, देखा जाए तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, बट इस चीज़ों को हमें समझना है कि और बड़े लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आप अपने आस-पास ना आज घर में बैठिए या फिर डिस्कस करिए अपने भाई-बहनों से या अपने पेरेंट्स से कि हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और क्या कुछ और अल्टरनेटिव है इसको रिसाइकिल या रीयूज़ करने के लिए। तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है।
And last thing is, of course, to educate and aware people, right? Because देखिए, it's a shared responsibility, of all the people, of all the individual and communities to spread this kind of awareness to everyone. Okay. So here's a quiz at the end of today's session that what is the biggest impact of reducing single-use plastic on environment? क्या होगा बताइए? Is it reducing energy consumption, decreasing land and ocean pollution, increasing biodiversity, या boosting the economy? तो मुझे लगता है कि ये जो ए और बी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन। हम एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस कर रहे हैं ऑफ कोर्स और ओशन और लैंड पॉल्यूशन को हम काफ़ी हद तक कम करेंगे। बाइंग इन बल्क हेल्प्स रिड्यूसेस वेस्ट बाय मतलब आप ही लोग करते होंगे ना हफ्ते में एक सब्जी सब्जी मंडी लगती होगी तो हाँ मतलब मेरी फैमिली खुद करती है ऐसा कि बल्क में हम ला गए सब्जी वगैरह या फिर बल्क में हम आइटम लेके आते हैं। तो उससे क्या होगा पहली बात तो हम स्टोर्स को पहली बात तो हम रिड्यूस कर रहे हैं पैकेजिंग वेस्ट फिर हम दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज प्रोडक्शन रेजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स मेकिंग स्टोर्स बिजियर। तो आई थिंक सबसे इसका राइट आंसर है पहला रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट हम पैकेजिंग वेस्ट काफी कम कर रहे हैं और हाँ ये मतलब और क्या इवन हम स्टोर्स को हम कम बिजी करते हैं राइट हम रोज रोज जाएं उससे बेहतर ये है कि हम किसी एक दिन जाएं और बल्क में आइटम लेके आएं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल फैशन चॉइस? Buying fast fashion items every season, renting clothes for special occasions, throwing away clothes that no longer fit, always purchasing clothes on sale. तो आप बताइए क्या कौन सा आंसर ठीक है? आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप इस चीज़ को जानते होंगे और अगर आप कमेंट करिए अगर किसी ने कुछ क्लोथ्स वगैरह रेंट किए हैं कुछ फेयरवेल पे या कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आइटम खरीदने में? और क्या आप वो चीज़ रिकमेंड करेंगे दूसरों के लिए? तो कमेंट इट डाउन एंड टेल मी कि वो आपकी चॉइस कैसी रही रेंट करने की। क्योंकि मुझे लगता है आजकल तो फास्ट फैशन का जो ट्रेंड बना हुआ है कि यार नए-नए आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए डिज़ाइन्स आ रहे हैं, तो लोग उसके उससे इंस्पायर होके आजकल क्योंकि इतना ईज़ी है, ऑन योर क्लिक यू कैन बाय क्लोथ्स ऑन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। तो लोग कपड़े वगैरह बहुत खरीद रहे हैं ना। तो क्या इसमें बेस्ट ऑप्शन है आप कमेंट करिए नीचे और बताइए मुझे। तो मिलते हैं अगले सेशन में टिल देन बाय बाय।